नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 12 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस के प्रथम पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा प्रथम पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। दोस्तों सिर्फ एनालिसिस से यहाँ से जो है 11 क्वेश्चन हूबहू टकरा गए, जिसमें 5 तो हूबहू है रिपीट किया हुआ और 6 क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट मार्क जो हम करते हैं जैसे एनालिसिस के दौरान एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बात झूठ है तो आप हमारा पिछला वीडियो यानी कल का ही एनालिसिस का सीरीज देख लीजिए और आज का ये प्रश्न का सीरीज देख लीजिए, आप पाएंगे कि सही बात है। दोस्तों आज क्वेश्चन जो आया था, पहला क्वेश्चन आया था विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों क्वेश्चन की नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो सकती है क्योंकि जो हम कहीं से सुनते हैं कोई हमें बताता है उसी हिसाब पे हम आपको पढ़ाते हैं और सबसे लेट लेके आते हैं लेकिन सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होती है। जब विटामिन D की कमी से रिकेट्स पूछा गया था वहां पे हम सारे विटामिन को डिस्क्राइब कर दिए थे, तो वहीं से पूछा गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग कौन किया? फंक ने किया। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आंख की सभी बीमारी होती है। आंख के लिए सबसे अच्छा जो एक माना गया है राइस, उसका क्या नाम है? तो गोल्डन राइस जो है आंख के लिए अच्छा माना गया है, गोल्डन राइस, क्योंकि इसमें विटामिन A होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसके कमी से भी आपने देखा कि वेरी वेरी रोग होता है। उसके बाद विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। अब साइनोकोबाल्मिन में क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड से कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है, जिसमें दांतों से खून वगैरह आने लगती है। और सभी प्रकार के सिट्रस फल होते हैं जो विटामिन C का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, हड्डी का रोग है। विटामिन D का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, जो जनन क्षमता के लिए उपयोगी होती है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भारत के प्रायद्वीपीय नदी में सबसे अधिक जल निकासी किसकी है? कल के एनालिसिस में हमने बता दिया था कि गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है और यही राइट आंसर था। ये गोदावरी नदी के बारे में क्या है कि ये उद्गम कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक शहर से होती है। इसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है और दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और दक्षिण का गंगा पूछा जाएगा तो कावेरी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि दक्षिण का गंगा अगर पूछा तो कावेरी, दक्षिण गंगा पूछा तो गोदावरी। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला और नदी के लिए हमने एक ट्रिक दे रखा है, सम गो का। इस प्रकार को आपको याद रखना है फनी वे में। स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, ग से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी। ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख भारतीय नदियां हैं। एक पुस्तक से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पुस्तक अनफिनिश्ड के लेखक कौन है? तो अनफिनिश्ड के लेखक या लेखिका, तो एक ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा दिया गया था, तो यही इनका राइट आंसर है। प्रियंका चोपड़ा एक विख्यात जो है भारतीय अभिनेत्री हैं, आपको पता ही होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? बायोलॉजी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। इससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट में जरूर बताएंगे कि आने वाले शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों छोटी आंत की लंबाई जो है एनसीईआरटी के अनुसार 1.57 मीटर होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1.5 से 1.6 के बीच में कोई है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से बीच से लेकर 1.6 मीटर तक। दोस्तों भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी छोटी आंत के अंदर ही होती है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे 4 आवर भोजन रुकती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये पीयूष है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय से जो है इंसुलिन निकलती है। क्या निकलती है? इंसुलिन निकलती है। ये क्या करती है? ये शर्करा को बैलेंस करती है शरीर के अंदर। इंसुलिन की खोज कौन किया था? बैंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। बैंटिंग एवं बेस्टा ने किया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है इंसुलिन के बारे में और अग्नाशय के बारे में। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो अबटू ग्रंथि होती है। इसमें विकार उत्पन्न से थायराइड की बीमारी हो जाती है। थायराइड की बीमारी हो जाती है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है, बायोलॉजी से आने वाले शिफ्ट में जरूर छपेगा। एक प्रश्न है तो दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो है चैत्र शब्द जो है का क्या आशय है? तो चैत्र जो है बौद्ध का पूजा भवन है। उसी प्रकार जैसे हिंदू का पूजा भवन मंदिर है, उसी प्रकार जैसे यहूदियों का पूजा भवन को जो है सिनेगाग कहा जाता है। तो हिंदू का तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहूदियों का पूजा भवन जरूर पूछा जा सकता है। इसे सिनेगाग कहा जाता है। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट करके रखिएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020, दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से रोजाना प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। तो तलवारबाजी में कौन सा महिला भाग लिया था, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो भवानी देवी जो है तलवारबाजी के अंदर भाग लिया था, जय भवानी। एक प्रश्न, अब मैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 2021 में कराए गए। इसमें कुल 7 पदक जीते, 1+2+4 के रेशियो में। 1 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 ब्रॉन्ज है। तो गोल्ड कौन जीते, तो नीरज चोपड़ा एकमात्र जो है गोल्ड जीते जेवलिन थ्रू, भाला फेंक के अंदर। और दूसरा जो है, ओलंपिक की शुरुआत कब होती है, तो ओलंपिक की शुरुआत होती है 1896 ईस्वी में। कहाँ से, रूस के शहर, माफ कीजिएगा, ग्रीस के शहर एथेंस से। और किसके द्वारा, पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। जो भारत कब भाग लेता है ओलंपिक में, तो भारत जो भाग लेता है 1900 ईस्वी से जो है पेरिस ओलंपिक से भाग लेना प्रारंभ करती है। बात करें ओलंपिक में टोटल गोल्ड कितने हैं भारत के पास, तो 10 है, जिसमें 8 ओनली हॉकी में है और 2 एक अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा 2008 में, और एक जो है अभी अभी लेटेस्ट 2021 में नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो 10 गोल्ड है भारत के पास। बात करें भारत सबसे पहले गोल्ड कब जीता, तो 1928 में हॉकी के अंदर जो है भारत अपना पहला गोल्ड प्राप्त किया था ओलंपिक में। तो आपको ये भी बात सब ध्यान रखना है ओलंपिक से। एक क्वेश्चन आया था जनगणना से, तो जनगणना से सब दिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छे से कर लेना। जनगणना से क्वेश्चन आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो है ग्रोथ रेट, प्रजनन दर क्या है, तो यहाँ पे 2.8% जो है ग्रोथ रेट रहा था। और वर्ष 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष भी कहा गया था। तो आप आने वाले शिफ्ट के लिए स्टैटिक्स फॉर्म में इस क्वेश्चन को बांध लो, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन छपेंगे। दोस्तों एक बात बता दें कि भारत में जो लिटरेसी रेट है ये 74.04 है, ये भी किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किस वंश की स्थापना किया गया, हूबहू क्वेश्चन रिपीट है। कल पूछा गया था कि इलबारी वंश के संस्थापक कौन है, जो गुलाम वंश से संबंधित इल्तुतमिश थे। और आज पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन सी वंश की स्थापना की गई, तो इसके द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना किया गया था 1206 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश था। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है आने वाले शिफ्ट में, तो आपका आंसर इल्तुतमिश होगा, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना गया है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही पुत्री थी, जो गुलाम वंश से संबंधित है और भारत की ये प्रथम महिला शासिका हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंशों ने शासन किए, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। लोदी वंश सबसे अंतिम वंश से, इसके समाप्ति के बाद ही जो है इब्राहिम लोदी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार जाने के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में हो जाती है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है। और एक बात और कि सबसे अधिक दिन तक किस वंश ने शासन किया सल्तनत पे, तो तुगलक वंश आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों सब दिन मैं आपसे ये बात जरूर कह रहा हूं एनालिसिस में कि जो भी मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल आते हैं 12 से 35, आपको अच्छे से कंठस्थ करके जाना, और मैं रोज रोज रिपीट कर रहा हूं, अगर आप जो थोड़ा सा भी ध्यान दिए हो तो। दोस्तों तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। जहां 23 में मानव तस्करी पे रोक है, वहीं 24 में जो है बाल श्रम पे निषेध दर्शाया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, फिर से देख लीजिए, फिर बता रहे हैं, आने वाले शिफ्ट में और छपेगी। वर्तमान समय मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। पहले कितने हुआ करता था, 7। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, 1978 में। कौन से संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार क्या है, तो यह एकमात्र विधिक अधिकार है। और ये कि यहाँ संपत्ति के अधिकार को अब कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 300 के क में रखा गया है। आपको इतनी बात ध्यान रखना है। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक को कवर करते हैं और भाग 3 में रखा गया है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार परिवर्तनीय स्वभाव के होते हैं, यानी आपातकाल की स्थिति में इसे बदला भी जा सकता है, इससे वंचित भी किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल 21 के। फिर से ये आर्टिकल का जो है डिस्क्राइब करना हमारे लिए जो है मतलब मैं जरूरी समझता हूं, आप भी इसे जरूरी समझें। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 सजा की जो प्रावधान है उसमें सुरक्षा, अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार, ये कभी नहीं बदलता, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पे रोक, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पे निषेध, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 32 जो है संविधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान का आत्मा कहा गया है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 को। दोस्तों आई होप कि आपको जो है ये आर्टिकल काफी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये लगातार अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो पूरी तरीके से याद हो गया होगा। एक प्रश्न आया था राज राजेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन है। दोस्तों आपको याद होगा
कि जब हम जो तमिलनाडु के त्योहार के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हम ये भी बताते कि तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर है, कौन बनवाया था, राजराज चोल किस वंश के थे, तो चोल वंश के। आज फिर से रिपीट कर रहा हूं और ये क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू लग गया है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो चोल वंश के जो संस्थापक है ये कौन है, विजयालय, ये बताया था हमने पहले। राजेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन है, राजराज प्रथम, ये कौन सा शासक है, चोल शासक। चोल वंश के संस्थापक कौन हो गया, विजयालय। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर दोनों एक ही नाम है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है रेलवे के एग्जाम में कि पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ भारत का पहला मंदिर, तो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया है, तो यही आंसर होता है। दोस्तों बता दें चोल वंश जो है नौसैनिक शक्ति यानी नेवी जो पावर है उसके लिए ये प्रचलित थी। अगला एक क्वेश्चन आया था, पंडित रविशंकर किस चीज से संबंधित है। इस प्रकार से आया था क्वेश्चन कि सितार वादक कौन सा है, तो पंडित रविशंकर, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है पंडित रविशंकर वाली। और दोस्तों मैंने वाद और वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति पर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जो आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाके जो है विजिट कर सकते हैं। परसों के दिन जो है अपलोड हुआ है यहाँ से, क्योंकि रोज रोज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक प्रश्न डायरेक्ट रिपीट किया हुआ कल के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, आज फिर पूछ दिया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ भगवंत मान, हमने कहा था कि राज्यपाल पूछेगा लेकिन मुख्यमंत्री ही पूछा है, तो राज्यपाल को अभी भी रखे रहिए आप, ये किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा कि पंजाब के राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और ये किस पार्टी का सरकार है वहां पे, तो आम आदमी पार्टी का, जो 2022 में ही बनाया गया है। 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ था, तो पंजाब भी उसमें शामिल था। एक क्वेश्चन जनगणना से, और दोस्तों ये पहला शिफ्ट है जहां जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे गए कि जनगणना के जो है भारत की लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है। तो भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% समग्र साक्षरता दर है। वहीं पे पुरुष की साक्षरता दर पूछा जाए तो पुरुष की साक्षरता दर जो है 80.9 हो जाएगा, 80.9। और महिला का साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए तो 64.6 हो जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अभी तो साक्षरता दर पूछा गया है, हो सकता है कि मेल का साक्षरता दर पूछा जाए या फीमेल का। तो मेल का अगर पूछा जाए तो 80.9 है और फीमेल का पूछा जाए तो 64.6 है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, अच्छा जनगणना से थोड़ा सा और कर ले। जनगणना की साक्षरता दर सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, केरल का। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। सबसे अधिक वन प्रदेश मध्य प्रदेश में है। सबसे कम वन हरियाणा में है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। सबसे कम नगरीकृत ये जो है ये है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है मोटे मोटे तौर पे, फिर से जनसंख्या के जनगणना से जो आने वाले शिफ्ट के लिए। एक प्रश्न आया था कांग्रेस के अधिवेशन की, 1857 की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों मैंने कांग्रेस का तो पूरा ऑपरेशन ही कर दिया था कल भी और उससे पहले भी कि कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। आज मैं फिर से करूंगा, एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए। तो कांग्रेस के 3य अधिवेशन मद्रास के अंदर होती है। इसमें पहली बार जो है मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया था, इसका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, जो सरोजनी नायडू। कौन, सरोजनी नायडू जो है ये कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई 1925 के अंदर। कांग्रेस में महात्मा गांधी ने कब अध्यक्षता किया, तो 1924। कहां पे, बेलगांव अधिवेशन। कहां पे, बेलगांव अधिवेशन। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। कांग्रेस में फूट कब पड़ी, 1907। कहां पे, सूरत में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद कांग्रेस से और भी क्वेश्चन जो है हमने आपको एनालिसिस के द्वारा पहले बता दिया था। साथ ही साथ अंग्रेज अधिकारी कौन थे जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो लॉर्ड डफरिन थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों कांग्रेस से इतनी बात तो आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि असम में फसल के कटने के बाद कौन सी त्योहार मनाई जाती है, तो ये बिहू मनाई जाती है। काफी कॉमन सा त्योहार है असम की, बिहू काफी फेमस भी है। असम के अन्य त्योहार है खेल गोपाल, सातिया नृत्य है, अंबुबाची मेला, ये सब असम में ही लगती है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर असम में ही स्थित है तथा विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली असम में ही स्थित है। इन सभी प्रश्नों को आप VVI करके रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली है असम में है। खेल गोपाल कहाँ का नृत्य है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, ये सब आप इंपोर्टेंट करके रखेंगे असम की तरफ से। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों नृत्य से कि मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का नृत्य है। हमने सब दिन बता रहे हैं आपको, सब दिन जो है कंप्लीट बताते हैं साउथ के सभी नृत्य का नाम जो आने वाले शिफ्ट में छपते रहते हैं। और 3-4 नृत्य घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मरमोक्कली केरल का है, घूमर राजस्थान का है, गणगौर राजस्थान का है, घुमरा
घुमरा जो है ये हरियाणा का है, गोटीपुआ उड़ीसा का है, छऊ भी उड़ीसा का है, झारखंड का भी है, बिहार तथा झारखंड वगैरह में भी छऊ हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही सामा चकेवा, जट जटिन ये सब बिहार का प्रमुख नृत्य है। बिहार का प्रमुख त्योहार हो जाएगा छठ। तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था, भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? दोस्तों भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। महाबोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया था और महाबोधि वृक्ष को बाद में जो है शशांक नामक जो एक शासक हुए इन्होंने कटवा दिए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, किस भाषा में? पाली भाषा में। इसे क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में, नेपाल में स्थित है। मृत्यु कहाँ होता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, मल्लों के संरक्षण में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। गिरि त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। इसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और वर्तमान में जो करंट के क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक इन्होंने एक किताब लिखा है, द लाइट ऑफ एशिया। ये कौन लिखा है? जयराम रमेश। ये कांग्रेस के एक जो है नेता है जयराम रमेश, इन्होंने एक किताब लिखा है द लाइट ऑफ एशिया। तो भगवान बुद्ध से आपको इतना बात तो ध्यान रखना होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? भारत का खोज किया वास्को डी गामा। तो ये प्रथम बार 1498 ईस्वी में आया। अगर प्रथम बार पूछा गया होगा तो 1498 ईस्वी होगा आंसर। अगर द्वितीय बार पूछा गया होगा तो 1502 आंसर होगा, क्योंकि ये द्वितीय बार फिर से आए थे 4 साल बाद 1502 में। तो जैसा आंसर क्वेश्चन रहा होगा वैसा आंसर आपको देना था। बात करें जब ये प्रथम बार आया तो कहाँ पहुंचा भारत में? तो भारत में ये कालीकट, जो आधुनिक नाम इसका कोझीकोट जो हो गया है, तो यहाँ पे पहुंचा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में बहती है? वहां पे 4 नदियों का नाम दिया गया होगा। तो एक नदी चंबल भी था। चंबल जो है राजस्थान में बहती है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? दोस्तों पैरा ओलंपिक में जो है 1 से अधिक स्वर्ण पदक आए भारत के झोली में। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम बता दें कि कौन पदक जो है प्राप्त किए। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है तो हमें पोस्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप एनालिसिस को रोजाना फॉलो करते रहें एक अच्छे मार्क के लिए एग्जाम के अंदर। अगर आगामी दिन में आपका एग्जाम है तो साथ ही साथ ग्रुप डी की एग्जाम आने वाली है, तो उसमें भी ये फायदा करेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।